हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सज्जन। आप देख रहे हैं इंदिरा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो भाई, जैसे मैंने लखनऊ में विज़िट किया, तो उससे पहले मैं आपको सोचता हूँ कि थोड़ी सी जानकारी लखनऊ के बारे में दे देता हूँ। तो भाई, तहज़ीब वाले इस शहर की आबो हवा कुछ ऐसी है कि यहाँ आने के बाद आप भी इसके रंग में रंग ही जाते हैं। लखनऊ भ्रमण से पहले थोड़ी जानकारी इस शहर के इतिहास के बारे में बता देता हूँ। लखनऊ मुग़ल काल में अवध प्रदेश के अंतर्गत आता था। मुग़ल शासक हुमायूं ने अवध के अधिकतर हिस्से को जीतकर अपनी सल्तनत में मिला लिया था। मुग़ल काल में अवध का संचालन दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत होता था। 1779 तक अवध प्रदेश मुग़ल सल्तनत का एक हिस्सा था, जिसकी देखरेख मुग़ल सम्राट द्वारा चुने गए नवाब या नज़ीम के द्वारा की जाती थी। समय के साथ जब मुग़लों की ताकत कम होने लगी तो उनके द्वारा स्थापित इन प्रदेशों के नवाब और नज़ीम मजबूत हो गए। इस बीच अवध भी पहले से काफ़ी मजबूत और स्वतंत्र हो गया। फिर 1722 में सादत खान अवध के पहले नवाब बने। लखनऊ के नवाबों को पहले अवध के नवाब के नाम से जाना जाता था, पर अवध के चौथे नवाब आसिफ उद दौला ने जब गद्दी संभाली तो अवध की राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर, इसलिए बाद में अवध के नवाबों को लखनऊ के नवाब के नाम से जाना जाने लगा। आसिफ उद दौला के शासनकाल में लखनऊ में कई इमारतों का निर्माण हुआ, जिसमें दोनों इमाम बाड़े और रूमी दरवाज़ा प्रमुख है। जहां मैं आपको पुराने लखनऊ की सैर पर लेकर जाने वाला हूं, जहां आप मेरे साथ बड़ा इमाम बाड़ा और भूल भुलैया भी देखेंगे। गोमती नदी के किनारे स्थित बड़े इमाम बाड़ा का निर्माण अवध के चौथे नवाब आसिफ उद दौला ने सन 1784 में करवाया था। कई वर्षों की मेहनत के बाद इमाम बाड़ा 1791 में बनकर तैयार हुआ। आसिफ उद दौला द्वारा बनवाए जाने के कारण इस इमाम बाड़े को आसिफी इमाम बाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा इमाम बाड़ा शिया मुस्लिम का एक तीर्थ स्थान है, जहाँ ये लोग आज आज़ादारी के लिए आते हैं। लखनऊ के मुहर्रम के जुलूस और अनुष्ठान को आज़ादारी के नाम से बुलाया जाता है। इस इमाम बाड़े के मुहर्रम के मौके पर ताज़िया निकाला जाता है। बड़े इमाम बाड़े को लखनऊ की शानदार इमारतों में शुमार किया जाता है। कहते कि अवध में सन 1784 में भयंकर अकाल पड़ा। उस समय लखनऊ की अवध की राजधानी था और यह शहर भी इस अकाल से अछूता नहीं रहा। लगभग 8 से 10 सालों तक पड़े इस अकाल में लोगों के पास रोजी रोटी जुटाने में भी लाले पड़ गए। चारों तरफ भुखमरी के हालात बन गए। रईस लोग भी इस अकाल से नहीं बच पाए। तब अवध के तत्कालीन नवाब आसिफ उद दौला ने लोगों को रोजगार देने के मकसद से इस इमाम बाड़े का निर्माण करना शुरू करवाया। नवाब चाहते तो लोगों को पैसे बांट भी सकते थे, पर कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं थे। उनका तर्क था कि इस तरह से तो लोगों को हराम मुफ्त की आदत पड़ जाएगी। इस इमाम बाड़े को बनाने की कोई पूर्व योजना नहीं थी। इसका निर्माण तो लोगों को रोजगार देने के मकसद से किया गया था। उस समय एक कहावत है, काफ़ी लोग लोकप्रिय हो गई थी, जिसने ना दे मौला उसे दे आसिफ उद दौला। मतलब जिसे ना दे मौला उसे दे आसिफ उद दौला। इस इमाम बाड़े के निर्माण से लगभग 20,000 लोगों को रोजगार मिला। इसमें जो लोग कारीगर थे वे दिन में निर्माण करते थे, जबकि जिन लोगों के पास कोई हुनर नहीं था या जो रईस लोग थे वो रात में काम करते थे। कहते कि दिन में साधारण लोगों से इमाम बाड़े का निर्माण कार्य करवाया जाता था और रात के अंधेरे में रईस लोगों से उस निर्माण किए हुए भाग को तुलवाने का काम किया जाता था। रईस लोग अपनी साख बनाए रखने के लिए दिन के उजाले में काम करने में शर्म महसूस करते थे, इसलिए जीवन यापन करने के लिए काम करना जरूरी भी था। इसी तरह जिन लोगों के पास हुनर नहीं था वो दिन में यहाँ क्या करते, इसलिए अपनी आजीविका चलाने के लिए ये लोग रात के अंधेरे में काम करते थे। इस इमाम बाड़े को बनाने में उस समय 5 से 10 लाख रुपए का खर्च आया। इमाम बाड़ा बन जाने के बाद भी इसके रख रखाव पर अवध के नवाब हर साल लाखों रुपए खर्च करते थे। इमाम बाड़े के बाहर पहुंचकर हमने पार्किंग स्थल में अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और इमाम बाड़े के प्रथम द्वार से अंदर प्रवेश किया। यहाँ से अंदर आने के बाद सामने एक गोल मैदान है, जिसमें खूब हरियाली है। इस मैदान के किनारे एक रास्ता इमाम बाड़े के दूसरे तरफ द्वार तक जाता है। प्रथम द्वार से अंदर जाते ही आपकी दाईं तरफ सामान रखने के लिए क्लासरूम भी बना है। कैमरे का टिकट भी यहाँ से लेना होता है। साधारण कैमरे का सिर्फ 5 रुपये, जबकि वीडियो कैमरे के लिए आप 25 रुपये अदा करने होते हैं। मैदान के किनारे से चलने के लिए दूसरे प्रवेश द्वार के पास पहुँचे। यहीं पर टिकट घर है, जहाँ से अंदर जाने की टिकटें मिलती हैं। अलग अलग इमारत में जाने का अलग अलग शुल्क लगता है, जबकि अगर आप एकीकृत पास बनवा लेंगे तो आपको सुविधा रहेगी। एकीकृत पास 50 रुपये का है और इसमें आप
5 भवन देख सकते हैं। इसमें बड़ा इमाम बाड़ा, शाही बावली, भूल भुलैया, छोटा इमाम बाड़ा, शाही हमाम और पिक्चर गैलरी भी शामिल है। वैसे अधिकतर लोग बड़ा इमाम बाड़ा और इसे सटी हुई इमारतें देख कर ही वापस लौट जाते हैं, क्योंकि छोटा इमाम बाड़ा यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है। द्वितीय द्वार पर ही कुछ दुकानें सजी हैं, जहाँ से आप अपने लिए स्मृति चिन्ह ले सकते हैं। इमाम बाड़े का एकीकृत पास लेकर हमने दूसरे द्वार से अंदर प्रवेश किया। इमाम बाड़े के अंदर जाने पर दाईं ओर आसिफी मस्जिद है, जबकि बाईं ओर शाही बावली है। प्रवेश द्वार के ठीक सामने इमाम बाड़े का मुख्य भवन है। इस इमाम बाड़े का मुख्य भवन 50 मीटर लंबा, 16 मीटर चौड़ा, 15 मीटर ऊंचा है। इमाम बाड़े की विशेषता है कि इसे बनाने में कहीं भी किसी स्तंभ, बीम या लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है। इमाम बाड़े के मुख्य भवन के बीचों बीच आसिफउद्दौला का मकबरा बना है। इमाम बाड़े के साथ ही भूल भुलैया बनी है, जो अनजाने प्रवेश करने वालों को रास्ता भुलाकर अंदर जाने से रोकती है। इस भूल भुलैया में एक जगह दिखने वाले 489 दरवाजे हैं, जो किसी को भी भटकाने के लिए काफ़ी हैं। आसिफी मस्जिद में गैर मुस्लिम लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है, जबकि बाकी सभी इमारतों में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। इमाम बाड़े में आकर हमने एक गाइड कर लिया, जिसका नाम था सुरेश। सलीम और सुरेश ने हमें बड़े इमाम बाड़े के बारे में काफ़ी जानकारी दी, जिनकी पुष्टि मैंने बाद में मैंने अपने घर आकर सबको बता दी। अकेले घूमने पर काफ़ी लोगों का अनुसरण करते हुए आप भी गाइड लेने पर ही गाइड लेकर ही आप घूम सकते हैं। यहाँ पर रास्ता भटकने पर काफ़ी दिक्कत हो सकती है। गाइड का तो यहाँ रोज़ तो घूमना होता है, इसलिए वो सभी रास्तों को अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और वो घुमाते समय एक निशान भी आपको दिखाते हैं कि अगर आप भटक जाइएगा तो इस दरवाजे से आप निकल सकते हैं, ऐसा आपको वो सूचना देते हैं। इमाम बाड़े में जूते चप्पल पहनकर जाने की अनुमति नहीं है। कारण बिना सलीम ने अपने आप ही बताया कि यहाँ ऐसे करने पर शाम को इमाम बाड़ा बंद करते हुए अधिकारियों को जूते चप्पलों से इस बात का अनुमान लग जाता है कि इमाम बाड़े में कोई राहत नहीं है। जूते उतार कर हमने इमाम बाड़े के मुख्य हॉल में प्रवेश किया और सलीम ने इमारत में जुड़ी जानकारी देनी शुरू कर दी। वास्तुकला के लिहाज से इमाम बाड़ा अपने दौर की शानदार इमारतों में शुमार था। बड़े इमाम बाड़ा की वास्तुकला मुगल शैली को प्रदर्शित करती है, जो पाकिस्तान के लाहौर में स्थित बादशाही मस्जिद से काफ़ी मिलती जुलती है। इस दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद का खिताब भी हासिल है। अवध के नवाब इस इमाम बाड़े का प्रयोग अपने दरबार की तरह करते थे, जहाँ लोगों की समस्याएं सुनाई जाती थी। इमाम बाड़े में 2 अलग अलग हॉल बने। छोटा सा हॉल है दीवान खास था, जबकि बड़ा हॉल दीवान आम था। दीवान खास में नवाब अपने रियासत से जुड़े लोगों को सलाह मशवरा करते थे, जबकि दीवान आम में लोगों की फरियाद सुनी जाती थी। आजकल दीवान आम वाले भवन का प्रयोग शिया मुस्लिम लोग अज़ादारी के लिए करते हैं। दीवान खास में नवाब के अलावा उनकी बेगमों के बैठने की व्यवस्था थी। हाल के अंदर चारों तरफ ऊपरी भाग में बेगमों के बैठने के लिए सिंहासन लगे, जो आज भी मौजूद है। दीवान आम में नवाब के बैठने के लिए एक ऊंचा चबूतरा बना है, जहाँ कभी सिंहासन भी रहा होगा। अतुल से ढक दिया गया है। ये भी माना जाता है कि पहले इस इमाम बाड़े के अंदर से एक ही रास्ता गोमती नदी के लिए भी जाता था, इसे बाद में बंद कर दिया गया। इस भवन के दीवारों और छत की संरचना कुछ इस तरह से है कि हर कोने में खड़ा होकर यदि कोई व्यक्ति धीमे से कुछ कहे तो दूसरे कोने में खड़े आदमी को वो बात एकदम साफ सुनाई देती है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए गाइड ने माचिस की तिरी जलाकर और कागज फाड़ कर भी दिखाते हैं, जिसकी आवाज़ दूसरे कोने पर खड़े लोगों को साफ सुनाई देती है। शायद ऐसी कलाकृतियों के कारण कुछ मुहावरे जैसे दीवारों के वितान होते हैं लोकप्रिय हुए। इमाम बाड़े के भवन में 3 मुख्य कक्षे हैं, जिसमें से एक की छत कुछ चाइनीज प्लेट के आकार की है, दूसरी खरबूजे के आकार की और तीसरी पार्थिव शैली से बनी हुई है। इमाम बाड़ा घूमने के बाद भूल भुलैया देखने के लिए चल दिए, जिसका प्रवेश द्वार इमाम बाड़े से बाहर है। इसलिए हम सब इमाम बाड़े से बाहर आकर भूल भुलैया के प्रवेश द्वार की ओर चल दिए। अपना एकीकृत पास दिखाकर हमने अंदर प्रवेश किया। अंदर जाते ही सीधी खुली सीढ़ियाँ हैं, जो ऊपर जाकर के एक छत पर खुलती हैं। सीढ़ियों की ऊंचाई भी काफ़ी अधिक है, इसलिए अच्छे के पैर दर्द कर जाते हैं। हम लोग सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर पहुँच गए, जिसके बगल में एक गलियारा था, जिसमें बहुत से झरोखे और गुप्त दरवाजे थे। इन दरवाजों और झरोखों का आकार कुछ इस तरह का है कि इमारतें जो ऊपरी भाग को अपने तक ही रोक लेते हैं। भूल भुलैया के दरवाजों और झरोखों का आकार छोटा होने के कारण ये भी था कि उस दौर में बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्हें अपने ओहदे या ताकत पर गुरूर हुआ करता था। नवाब के पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन इन झरोखों से गुजरते हुए वो भी झुक कर निकलते थे। इस बात से उन्होंने लोगों को पैगाम दिया कि बेशुमार दौलत होने के बावजूद भी नवाब साहब खुद भी कहीं न कहीं झुक सकते हैं।
हम सब गलियारे से होते हुए उन झरोखों से निकलकर एक गुप्त दरवाजे से इमामबाड़े के ऊपरी भाग पर पहुँचे। ये भाग ज़मीन से 40 से 45 फीट ऊपर इमामबाड़े के बड़े हॉल के भीतरी भाग के चारों ओर बना हुआ एक छज्जा था। ये छज्जा बहुत ही सकरा था, ज़्यादा किनारे जाने पर मनाही थी। सभी लोग छज्जे के किनारे किनारे खड़े हो गए। तब सलीम ने छज्जे के दूसरी तरफ जाकर माचिस की तीली जलाई और कुछ कागज़ भी फाड़े। उसकी आवाज़ छज्जे पर खड़े सभी लोगों को दीवार पर कान लगाकर सुनने को कहा गया, और जैसे हम लोगों ने सुनी तो वो आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थी। सलीम ने हमें बताया इमामबाड़ा नवाब का एक मतलब खाना था और चारबाग रेलवे स्टेशन हिफाजत खाना। मतलब इमामबाड़ा पूजा घर था और चारबाग रेलवे स्टेशन नवाब का महल, जो बाद में सरकार ने कब्जा करके रेलवे स्टेशन बना दिया। हालांकि मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ और मैंने इस बात की पुष्टि नहीं कर पाया। अगर कोई सज्जन इस बात को जानकर हो तो मुझे भी ज़रूर बताएं। इमामबाड़े के ऊपर पहुंचने के बाद हम जब ज़मीन से 200 फीट ऊपर आ चुके थे, यहाँ सलीम ने तर्क दिया कि अगर ये बात हमें पहले से बता दे 200 फीट ऊपर जाने वाले तो आखिर लोग नीचे से ही वापस लौट जाते हैं। माहौल को जीवंत रखने के लिए सलीम वो जुमले में मारता रहा था कि किसी को बोरियत न हो। फिर उसने बताया गदर फिल्म की शूटिंग भी इस इमामबाड़े में हुई थी। इमामबाड़े परिसर में वो नलकूप आज भी मौजूद, जिसे गदर फिल्म की सनी देओल के द्वारा उखाड़ते हुए दिखाया गया है। हालांकि इस बात में मत भेद है, क्योंकि कहा जाता है कि लखनऊ के मल्ला मार्टिनियर कॉलेज में भी वैसा का वैसा ही सीन आज भी दिखाया गया है और काफ़ी लोगों ने इस यूट्यूब पर वीडियो बनाकर भी अपलोड की है। जैसे कि अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो माई स्मार्ट ब्लॉगर, अनुज क्रॉप, सत्येंद्र राउतवार, फिरोडी गुनावर, काफ़ी सारी यूट्यूब चैनल है जिन पर जगह से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। इस फिल्म का काफ़ी भाग लखनऊ में फिल्माया गया। जैसे एक भाग में सनी देओल के ट्रक को एक विस्फोटक के रूप में दिखाया गया, वो दरअसल गोमती नदी के ऊपर फिल्माया गया। इसके बाद सलीम अपने साथ हम सभी आए, लोग ग्रुप को फोटो खींचने लगे। यहाँ से काफ़ी शानदार नज़ारे दिखाई दे रहे थे। तो थोड़ी देर रुकने के बाद हम तो वापस उन्हीं रास्तों से वापस चले गए। तो गाइस होप करता हूँ वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और जानकारी भी बहुत पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ऐसी रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।